नहाने की सीन दिखाई जाती है और हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है और चांद की धीमी धीमी रोशनी आ रही होती है। और इसके बाद हमको अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे बैठा हुआ रहता है और यह एक असासिन रहता है और इसका मन इसको आज चीख चीख कर बोल रहा होता है कि आज ये मारा जाने वाला है। इसके बाद हमको इसके मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है डेरियस रॉबर्ट और वह इसकी तारीफ करता है इसके अच्छे काम के लिए, लेकिन इसको अपना हीरो मना कर देता है, बोलता है कि मैं तो बस वही कर रहा था जो मेरा काम है। इसके बाद डेरियस थोड़े गुस्से वाले आवाज से अपने हीरो से पूछता है कि क्या तुमको लगता है कि शैडोज को फ्रीडम की जरूरत होती है। और यार ये शैडो मतलब अपने हीरो के पूरे ग्रुप को बोल रहा है, यानी कि ये जो असासिन्स का पूरा ग्रुप रहता है इनको शैडो बोला जाता है। लेकिन अपना हीरो मना कर देता है, वह बोलता है कि नहीं, ना ही शैडोज को अपने इमोशंस की जरूरत है, ना ही उनको दिल की जरूरत है, वो बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद डेरियस बोलता है कि तुमको जब ये पता है तो फिर तुमने खुद से काम कैसे किया और तुमने अपने ब्रेनवॉशिंग को कैसे खत्म किया। इसके बाद यह सुनकर जो अपना हीरो रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वह सोचता है कैसे, आखिर इसको कैसे पता चला। तो गाइस यार ये ब्रेन वॉशिंग एक ऐसा चीज होता है जो कि जितने भी ये शैडो लोग यानी कि जितने भी असासिन्स लोग होते हैं इनके ऊपर कुछ मैजिक टाइप का कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ना तो कुछ सोच सकते हैं खुद के लिए, ना ही खुद से कुछ अपने लिए कर सकते हैं और ये बस एक कुत्ते की तरह जो भी इनको ऑर्डर मिलता है वही फॉलो करते रहते हैं और उसके बाद समझ लो ये बिल्कुल भी इनको धोखा नहीं दे सकते हैं। अपना हीरो डेरियस से पूछता है कि तुमको ये कैसे पता चला, जिसके बाद डेरियस बताता है कि तुम शैडो लोगों के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसा कॉलर नहीं है, यानी कि एक ही अपना पट्टा नहीं है ब्रेन वॉशिंग वाला, बल्कि एक और है। जिसके बाद वो अपना चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाते ही अपना हीरो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, उसके मुंह से खून आने लगता है और वो अपने छाती पर हाथ रख लेता है जैसे कि उसका दिल फटा जा रहा हो और उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अपने हीरो का हालत देखकर डेरियस पहले तो थोड़ा सा हंसता है और बताता है कि यह एक रेज वर्म है जो कि मेरे ऑर्डर से अभी तुम्हारे दिल को खाए जा रहा है। यह सबसे बुरा टाइप का मैजिक है जिससे कि मैं तुम्हारे इमोशंस यानी कि तुम्हारे मन को भी पढ़ सकता हूँ। और इसी की वजह से डेरियस को पता चला कि इसने अपना ब्रेन वॉशिंग मतलब खत्म कर लिया है। यह सुनने के बाद अपना हीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सिर्फ ब्रेन वॉशिंग ही काफी नहीं था कि तुमने ये रेज वर्म भी मुझे खिला दिया, तुम बहुत ज्यादा गंदे हो और फिर भी ऐसे किसी महान आदमी की तरह एक्टिंग कर रहे हो। जिसके बाद डेरियस उसको बोलता है कि इसको गंदा नहीं बोलते, इसको बस सावधान रहना बोलते हैं और भूलो मत आखिरकार तुमने ब्रेन वॉशिंग अपना खत्म तो कर ही लिया। ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान एक मास्क पहनता है और मेरा मास्क बस थोड़ा ज्यादा मोटा और थोड़ा स्पेशल है। इसके बाद हमको अपने हीरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि अपने हीरो को बचपन में ही किडनैप कर लिया गया था, जहाँ पे उसको कुछ भी ठीक से याद भी नहीं है और उसके बाद उसको इनके फैमिली का कुत्ते की तरह पाला गया, जिसके बाद ये इनके असासिन्स का हेड बन गया और बिना किसी इमोशंस के इनका काम करता रहा। लेकिन इत्तेफाक से ये किसी अपने मिशन के दौरान एक नया ब्रीदिंग टेक्निक इसको मिल जाता है जिसका नाम रहता है रिंग ऑफ फायर और ये स्वॉर्ड्समैन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया टेक्निक है और समझ लो ये अब तक का सबसे बेस्ट टेक्निक है जिसको यह यूज करता है अपने ऊपर और इसको यूज करते ही जो इसका ब्रेन वॉशिंग रहता है वो खत्म हो जाता है। वह सोचता है कि अब मुझे आजादी मिल सकती है, लेकिन उसके बदले उसको मौत मिली। वह सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा बुरा मौत मिल रहा है। इसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत को कैसे भी पीसते पीसते और दर्द में ही उठ जाता है, जिसको देखकर डेरियस चौंक जाता है और वह उससे पूछता है कि तुम ऐसे हालत में भी कैसे उठ सकते हो। अपना हीरो सोचता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही नहीं मर सकता, मैं मरने से पहले कम से कम इसका एक हाथ काट दूंगा और अगर हाथ नहीं काट पाए तो कम से कम इसको घायल जरूर कर दूंगा। जिसके बाद वो जाता है उस डेरियस के ऊपर अटैक करने के लिए। अपना हीरो बहुत ज्यादा तेज में जाता है डेरियस के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन डेरियस अपना स्वॉर्ड निकालता है और एक सेकंड के अंदर ही अपने हीरो का गला काट देता है, जिसके बाद अपना हीरो मर के नीचे गिर जाता है। डेरियस बोलता है कि ये भले ही कचरा था लेकिन अपने ब्रेन वॉशिंग को भी इसने खत्म कर लिया और रेज वर्म के दर्द को सहते सहते भी उठकर मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया। जिसके बाद वो अपने हाथ को देखता है जो कि थोड़ा सा घायल हो चुका है और वह सोचता है कि मुझे याद भी नहीं है कि मैं आखिरी टाइम पर कब घायल हुआ था और आखिर में मुझे मेरे ही पाले हुए कुत्ते ने काट लिया। जिसके बाद वह पीछे घूम जाता है और कुछ लोगों से बोलता है कि इसकी लाश को ठिकाने लगा देने के लिए और वो लोग आकर अपना काम करने लगते हैं। अपना हीरो मरते मरते मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार डेरियस अपने कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है, इसका इसके सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं था और ये ऐसा हार मानने ही वाला होता है कि फिर उसके बाद ये मन में चिल्ला कर बोलता है कि नहीं, जैसे कि मैं ये बात मान लूंगा। और फिर उसके बाद उसको अपने जिंदगी की सारी अफसोस याद आने लगती है, जहाँ पे उसको याद आता है कि बिना किसी रीजन के अपना
जिंदगी जीना या फिर डेरियस के इशारों पर अपनी पूरी जिंदगी तक नाचते रहना और इसको जो चांद से रिंग ऑफ फायर मिला था उसको कंप्लीट नहीं कर पाना। और फिर ये भीख मांगने लगता है, चाहे कोई भगवान हो या फिर कोई शैतान हो, बस मुझे एक और चांस दे दो इस डेरियस के ऊपर बदला लेने के लिए। और फिर उसके बाद वो मर जाता है, लेकिन तभी सिस्टम विंडो वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वार्थ ने तुमको चुन लिया है और वह वार्थ तुम्हारे बॉडी के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन फिर एक और मैसेज आता है कि जो यूजर का बॉडी है वह मर चुका है और उसके बाद सिस्टम एरर होने लगता है। इसके बाद हमको एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को खिला रही होती है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही रहता है जो कि मरने के बाद इसका फिर से जन्म हुआ रहता है इस बच्चे के रूप में। और इसको अपने पहले वाले जन्म का पूरा मेमोरी याद रहता है। ये पहले तो सोचता है कि ये किसी टाइप का सपना देख रहा है, लेकिन 100 दिनों तक सोने उठने और कुछ भी करने के बाद भी जब इसका नींद नहीं टूटता है तो ये आखिरकार मान लेता है लास्ट में कि ये कोई सपना नहीं देख रहा और इसका सच में फिर से पुनर्जन्म हो चुका है। इसकी मॉम का नाम है सिल्विया और यह इसको बोलती है कि आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लॉर्ड जल्दी से वापस आ जाए जिसकी वजह से वो जल्दी से यहाँ पर आकर तुमको एक प्यारा सा नाम दे सके। और ये इसको साइनी बोलती है प्यार से। अपना हीरो सोचता है कि मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये लॉर्ड अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, इसका मतलब वो शायद से सच में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। जिसके बाद वो फिर से बोलता है कि मेरे मतलब जन्म के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि मैं जिस फैमिली के अंदर जन्म लिया हूँ वह बहुत ही एक मतलब अमीर फैमिली है और यह किसी ऐसे वैसे फैमिली से जन्म लेने से तो अच्छा ही है क्योंकि मुझे अपने बदला भी लेना है। लेकिन अभी मुझे शांत रहना होगा क्योंकि जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये बस एक ही जगह पर है, जिसकी वजह से इसको कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये कहाँ पर है, कौन से फैमिली के अंदर है या फिर अभी इसका क्या सिचुएशन है, कौन से पोजीशन में, इसको अभी कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी वह एक बात जानना चाहता है कि अभी वह जो इस मैंशन के अंदर रह रहा है वह किसी हाई क्लास फैमिली के मैंशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा चमकीला है, मतलब कि ये हाई क्लास फैमिली से भी किसी बहुत बड़े फैमिली के अंदर है, इसलिए यह जानना चाहता है कि आखिर ये कौन से फैमिली के अंदर पैदा हुआ है। तभी एक मेड वहाँ पर दौड़ कर आती है और चिल्लाते चिल्लाते बोलते हैं कि लेडी सिल्विया लॉर्ड वापस आ गए हैं। जिसके बाद वह बोलती है क्या फादर वापस आ गए? जिसके बाद वह अपना हीरो सोचता है कि फादर इसका मतलब जो लॉर्ड है वो मेरे ग्रैंडपा है। जिसके बाद वह बोलती है कि हमको जल्दी से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी फादर के लिए, लेकिन मेड बोलती है कि पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि वो दरवाजे के पास पहले ही आ चुके हैं। जिसके बाद सिल्विया बोलती है अरे नहीं, वह ऐसा बोलती ही है कि उनको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस महसूस होता है जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है जो कि उन सभी को फील हो रहा होता है। तभी गार्ड बाहर से अनाउंस करता है कि लॉर्ड आ चुके हैं। जिसके बाद हमको उस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहा होता है। इसके बाद हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिसका लाइन उसके बाद यहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो लॉर्ड उससे पूछता है सिल्विया से कि क्या यही वो बच्चा है। जिसके बाद फिर हमको अपने हीरो का लाइन कंटिन्यू दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके सर बाल और आँखें इस सभी का मतलब डिटेल बताता है, जिसका मैं टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। सीधा पॉइंट पर आते हैं कि ये कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे बड़ा फैमिली होता है यानी कि जो सबसे बड़ा हाउस उसका मास्टर है और इसका निक नेम है डिस्ट्रक्टिव किंग ऑफ द नॉर्थ गेलेन जिगहार्ट। भाई यार काफी ज्यादा पावरफुल निक नेम है, लग रहा है कि ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद अब फिर से सोचता है कि लग रहा है मैं इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली के अंदर जन्म ले चुका हूँ। इसके बाद वो अपने हीरो को गोद में ले लेता है और बोलता है कि आज से इसका नाम रहेगा राउन। और जैसा कि नाम बोलता है चुपचाप अपना जिंदगी जियो एक शैडो की तरह और ऐसे जियो कि जैसे तुम यहाँ पर हो ही नहीं। भाई यार कैसा ग्रैंडपा है यार, इसको तो मारना चाहिए जोर से ऐसा नाम रखने के लिए। अपना हीरो सोचता है कि मरने के बाद भी आखिरकार मुझे मेरा पुराना नाम ही वापस मिल गया, यानी कि इसका पहले वाला नाम जब ये असासिन था तब भी इसका नाम राउन ही था, मतलब कि शैडो। और इसको इसका नाम देने के बाद लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। चलो यार अब कम से कम इसको हमको हीरो हीरो तो नहीं बोलना पड़ेगा, अब नाम से इसको बोल सकते हैं जिसमें अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हमको राउन को दिखाया जाता है जो कि रात के टाइम पर उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे ख्याल से अभी सब लोग सो गए होंगे। ये जो 100 दिन थे ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे क्योंकि मेरे वीक बॉडी की वजह से मुझे कभी भी नींद आ जाता था और जब मैं उठता था तो मेरे बगल में ही सिल्विया रहती थी मुझे खिलाने के लिए, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था ना ही ट्रेनिंग करने का ना ही कल्टिवेटिंग
करने का, लेकिन आखिरकार अब उसको मौका मिला है कि अब वो पालने में अकेला सोच सकता है। और फिर वो बोलता है चलो शुरू करते हैं, जिसके बाद वो बैठ जाता है और अपना रिंग ऑफ फायर के कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और वो मतलब एक्सप्लेन करता है कि ये कैसे वर्क करता है। जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो नेचर के अंदर से ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हैं और जो नेचर का ऑरा रहता है उसको अपने सेंटर में लाकर और वैसे कल्टीवेट करते हैं। लेकिन ये जो रिंग ऑफ फायर है या दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है, जैसे जो जादूगर यानी कि मेज रहते हैं वह लोग अपने हार्ट के अंदर सर्कल बनाते हैं जिससे कि उनका माना बढ़ जाता है और वो लोग मैजिक यूज करते हैं। वैसे ही यह टेक्निक भी इसके हार्ट के आजू बाजू में एक सर्कल बनाता है जो कि इसको ज़्यादा मतलब स्टेमिना देता है, विल पावर देता है और साथ ही साथ माना का एफिनिटी भी देता है जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ा देता है। और ये अब तक का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक है। और इसका एक और बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि डेजियस जैसा अगर कोई जीनियस भी हो वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि इसके पास कोई रिंग ऑफ फायर है भी या नहीं है। जैसा कि हमको दिखाया गया था कि वो जब लॉर्ड इनके पास आया था तो एक बहुत ज़्यादा इनको बड़ा प्रेशर महसूस हुआ था, तो यह इसके ऊपर रहेगा। अगर ये अलाउ करेगा तभी किसी को महसूस होगा कि इसके पास कल्टीवेशन है, वरना किसी को भी पता नहीं चलने वाला, यानी कि ये आराम से अपना कल्टीवेशन कर सकता है। और कल्टीवेशन से ये अपने माइंड और बॉडी को पावरफुल बना सकता है। और जो जिगहर्ट फैमिली में ये जन्म लिया है, इसका जो स्वॉर्डमैनशिप का मास्टरी अगर वो इसको बढ़िया से मास्टर कर लेता है तो जो डेरियस है उसको हराना इसके लिए बस एक सपना नहीं रह जाएगा, बल्कि ये सच में वो काम कर भी पाएगा। लेकिन उसको बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसके बॉडी के अंदर कोई कोल्डनेस वाला बीमारी है, यानी कोई ठंडी का बीमारी है, जिसके वजह से जो उसके बॉडी के अंदर माना सर्किट है उसमें से 9 माना सर्किट पहले ही ब्लॉक हो चुके हैं और अगर वो कुछ भी नहीं करता है तो वो बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि मेरे पास रिंग ऑफ फायर है तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं जब कल्टीवेट करूंगा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इसको निकाल कर भी नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। इससे अच्छा मैं रिंग ऑफ फायर और इस कोल्डनेस को दोनों एक साथ ही कल्टीवेट करूंगा, यानी कि इसको और भी ज़्यादा पावर मिलने वाला है। अपना हीरो कल्टीवेट कर ही रहा होता है कि वह नीचे गिर जाता है और वह सोचता है कि क्या मैं इतनी जल्दी थक गया बस क्योंकि मैंने थोड़ा सा कल्टीवेट करने का कोशिश किया, धत तेरी की। जिसके बाद उसको नींद आ जाता है और वो सो जाता है। जिसके बाद हमको उसके बगल में गैलेन को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आता है, उसके ऊपर अपना हाथ लेकर जाता है और वो सीन वहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि रावण जमीन के ऊपर रेंग रहा होता है और सिल्विया उसको बोल रही होती है कि थोड़ा और रेंगो, थोड़ा और रेंगो, और वैसे ही कर रही होती है। रावण सोचता है कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ और मुझे एक बच्चे की तरह एक्टिंग करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तभी पीछे से कोई आता है और सिल्विया का नाम लेता है। सिल्विया पीछे घूमकर देखती है और देखकर खुश हो जाती है। वह बोलती है ओल्ड मैन नहीं सेंट। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या सेंट, मुझे सेंट मत बोलो, मुझे ओल्ड मैन ही बोलो। रावण उस बूढ़े आदमी को देखकर तुरंत उसे पहचान जाता है और बोलता है क्या ये रैग्ड सेंट है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो डिवाइन पावर का स्किल है वो सबसे टॉप पर है और ये कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा बड़ा हीलर है और इससे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहता है। ओल्ड मैन बोलता है कि मैं बस अभी घूम ही रहा था कि मैंने सुना कि तुमको एक बच्चा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर देखने आ गया, क्या यही वो बच्चा है। जिसके बाद सिल्विया हाँ बोल देती है और उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है। ब्लॉन्ड हेयर और लाल आंखें, यह तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। जिसके बाद सिल्विया हाँ बोल देती है और बोलती है कि वो बहुत सुंदर है ना। जिसके बाद वह ओल्ड मैन फिर से बोलता है कि यह सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, उस गैलन की तरह नहीं, यह उसके बिल्कुल उल्टा है। इसका नाम क्या है। सिल्विया पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाती है लेकिन उसके बाद उसको नाम बता देती है रावण। जिसको सुनने के बाद वह ओल्ड मैन थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है कि इसके नाम के पीछे का मतलब जानते हुए तो उसने सच में इसका नाम नहीं रखा था ना। लेकिन सिल्विया थोड़ा सा और हिचकिचाते बोल देती है कि हाँ। उसके बाद वो मतलब ओल्ड मैन सोचता है कि आखिर गैलन सोच क्या रहा है, एक बच्चे का नाम इसने शैडो कैसे रख दिया। रावण सोचता है कि यह तो उसको उसके टाइटल से नहीं बोल रहा है, इनके बीच में लग रहा है सच में कोई रिलेशनशिप है। मैंने सुना था कि डिस्ट्रक्टिव किंग ऑफ द नॉर्थ और रैग्ड सेंट के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन ये तो सच में सच निकला। इसके बाद वह ओल्ड मैन रावण से बोलता है कि चलो इस ग्रैंडपा को एक बार तुमको चेक करने दो। जिसके बाद वह उसके ऊपर अपना हाथ धरता है, अपना मैजिक यूज करता है उसका हेल्थ चेक करने के लिए। और हेल्थ चेक करने के बाद वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और सिल्विया को बोलता है कि इसका हालत ठीक नहीं है। सिल्विया उससे पूछती है क्या कोई दिक्कत है। जिसके बाद वह बताता है कि इसके अंदर फ्रॉस्ट ऑफ कोर्स है, यानी कि ठंडी का श्राप। इसके वजह से ये कभी भी स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाएगा और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये मरेगा तो नहीं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक जी भी नहीं पाएगा। यह सुनने के बाद सिल्विया डर जाती है और बोलती है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो,
जिसके बाद वह सेंट उसको बोलता है कि मैं फिलहाल तुम्हें थोड़ी सा दवा दे दूंगा जिसके वजह से उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। जिसके बाद पीछे से एक मेड आ जाती है और सेंट को बोलती है कि लॉर्ड ने आपको बुलाया है। जिसके बाद वह सेंट उसको बोलता है कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में यहाँ का काम खत्म करके आ रहा हूँ। जिसके बाद वह मेड उसको फिर से बोलते है कि लॉर्ड ने आपको तुरंत वहाँ पर बुलाया है। फिर वह सोचता है कि इसका टाइमिंग हमेशा खराब ही रहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। जिसके बाद वह चला जाता है। रावण सोचता है कि चलो अब मुझे कम से कम इसका नाम तो पता चल गया, जो कि कर्स ऑफ फ्रॉस्ट, लेकिन वैसे इससे कुछ बदल तो जाने वाला है नहीं कि मुझे इसका नाम पता चल गया। खैर मैं वैसे भी रिंग ऑफ फायर को कल्टीवेट कर ही रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरने लगता है और हमको दिखाया जाता है कि यह सारी बातें सुनने के बाद सिल्विया बहुत ज्यादा रोने लगती है। सिल्विया बोलती है यह झूठ है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कौन बोलता है कि तुम मरने वाले हो, ये सारी बेकार की बातें हैं। मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूंगी, और मुझे जो भी चीज की जरूरत होगी वो मैं करूंगी। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, रॉन ऐसे बीमार मत पड़ो। रावण सिल्विया को रोते हुए देखता है और साफ साफ दिखता है कि उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह मन में सोचता है कि यह मेरे अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, मेरा दिल टूटे जा रहा है। और खैर यार वो साफ साफ दिख रहा है कि इसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी मॉम रो रही है। भले ही वो अभी बच्चा है और इसका पूरा चरम मतलब हुआ है, लेकिन भाई फीलिंग्स तो फीलिंग है। लेकिन उसके बाद वह फिर से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं देख सकता। जिसके बाद वह अपना हाथ को ऊपर उठाता है और सिल्विया के आंसू को पोंछने लगता है, जिसको देखकर सिल्विया थोड़ा सा चौंक जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि गैलन और सेंट एक रूम में एक साथ बैठे हुए रहते हैं कि उनको बाहर से आवाज आने लगती है कि मिस सिल्विया आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, प्लीज रुक जाइए। वह गैलन सोचता है कि ये सारी आवाज कैसी है कि तभी गेट खुलता है और सिल्विया उसके अंदर आ जाती है। यह देखने के बाद गैलन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यह कैसा बर्ताव है। जिसके बाद हमको सिल्विया को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर झुक जाती है और बोलती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज रावण को बचा लीजिए। मुझे पक्का पता है कि आपको उसके कंडीशन के बारे में तो पता ही होगा, वो बच्चा ही मेरा सब कुछ है, प्लीज रावण को बचा लीजिए। यह साफ साफ दिख रहा है कि वह एक वॉरियर तो नहीं बन सकता, तो फिर आखिर मैं एक ऐसे बच्चे को क्यों बचाऊं जो कि इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। सिल्विया उसको बोलते है क्या वो आपका पोता नहीं है। गैलन उसे बोलता है कि अच्छा ऐसा पोता जो कि तुम भागने के बाद यहाँ पर उसको लेकर आई। मैं एक ही चीज करूंगा जो कि उसको जिगार्ड फैमिली का नाम दे दूंगा कम से कम, लेकिन इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मुझे अब तुमको इससे आगे कुछ भी नहीं कहना है। जिसके बाद वो गार्ड्स को बोलता है कि इसको यहाँ से लेकर जाने के लिए। जिसके बाद गार्ड्स उसको लेकर जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी सिल्विया उससे प्लीज प्लीज बोलते लगती है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं सुनता और गार्ड्स उसको लेकर चले जाते हैं। सेंट गैलन को बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत ज्यादा आइडियल हो, आखिर तुम उसको सच सच अपना बात क्यों नहीं बता देते। आखिरकार तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया उसको चेक करने के लिए, तो फिर तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो। गैलन उसको बोलता है कि शांत हो जाओ और बस मुझे सारे डिटेल्स बता दो। जैसा कि मैंने बोला था कि उसके 9 माना सर्किट ठंडी की वजह से ब्लॉक हो गए हैं और ये और भी ज्यादा खतरनाक होता जाएगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तुमने आके उसके ठंडी को अपने ऑरा से पीछे ढकेल दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हारे पोते के लिए वॉरियर बनना लगभग इम्पॉसिबल होगा। मतलब यार लगभग ऐसा नहीं है कि ये पक्का उसके लिए इम्पॉसिबल ही है। और खैर यार वो रिंग ऑफ फायर तो कल्टीवेट कर ही रहा है, इसका मतलब वो आराम से बन ही जाएगा। गैलन उसको बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक वो जिंदा रहे। जिसके बाद सेंट उसको थोड़ा सा मजे लेने लगता है और बोलता है अच्छा तुम तो अभी 1 सेकंड पहले से एकदम बदल गए और उसका उल्टा बात कर रहे हो। आखिरकार वो तुम्हारा प्यारा पोता ही है ना। लेकिन जब तुम ये सारी चीजें करने ही वाले थे तो तुमने उसका नाम रावण क्यों रखा। आखिर इतने सारे अच्छे अच्छे नाम है तो फिर शैडो ही क्यों। जिसके बाद गैलन उसको बताता है कि रावण का मतलब सिर्फ शैडो ही नहीं होता है, हजारों साल पहले इसका मतलब इसका बिल्कुल उल्टा होता था। तो गाइस सर आप लोगों के एक क्वेश्चन बताओ कि शैडो का उल्टा क्या होता है। इसके बाद हमको सिल्विया को दिखाया जाता है जो कि इसको दवा खिला रही होती है और इससे बोलती है कि यह एक एलिक्सर है जो कि उस रैग्ड सेंट ने हमको दिया है। यह हो सकता है कि थोड़ा सा कड़वा हो लेकिन कैसे भी इसको सह लो। जिसके बाद उसको वो खिलाने जाती है और रावण को तो खैर सारी बातें पता है ही, जिसके वजह से वो उस दवा को आराम से खा लेता है। उसको इतने कड़वा दवा खाते हुए देखकर वो दोनों खुश हो जाती हैं और वो लोग बोलते हैं कि इसने खा लिया, इसने इस दवा के कड़वे स्वाद को भी सह लिया। और यहाँ पर हमको इसकी मेड का नाम पता चलता है जो कि रहता है हेलन, और वो भी इसका तारीफ करने लगती है कि इसने कड़वे दवा को भी खा लिया, जरूर इसने आपका बात को समझ गया होगा इसलिए ये ऐसा खा रहा है। रावण सोचता है कि वो कड़वा तो था लेकिन एक फायर एलिक्सर ही वो चीज है जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है और इसका गर्मी मेरे माना सर्किट के ठंडी को पीछे ढकेल रहा है। यह सारी चीजें देखकर सिल्विया थोड़ा सा रोने लगती है और उससे बोलती है क्या तुम मेरी
फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। रावण मन में ही बोलता है कि बस मुझे और इलेक्सर दे दो। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि 2 साल बीत चुके हैं और रावण बोलता है कि उनका शुक्रिया अदा है जिनके वजह से मैं रिंग ऑफ फायर के 1 स्टार तक इतनी जल्दी पहुंच गया। फिर हमको दिखाया जाता है कि 2 और साल बीत चुके हैं इसके ट्रेनिंग करते करते और वो अपना शेड्यूल बताता है कि वह सुबह में सिल्विया और हेलेन के साथ खेलता है और रात को ये अपना कल्टीवेशन करता है। वो सोचता है कि मुझे शक है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मुझसे ज्यादा बिजी कोई बच्चा हो भी सकता है। इसके बाद फिर हमको एक और टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे और टाइम बीत जाता है और वो आखिरकार 5 साल का हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार मैंने कर लिया, मैंने सेकेंड रिंग ऑफ फायर को बना लिया और उसके सामने एक सिस्टम विंडो भी रहता है। सेकेंड रिंग ऑफ फायर की वजह से अब मेरा फायर क्रॉस शेप के अंदर घूम रहा है और इसकी वजह से मैं माना से और ज्यादा सेंसिटिव हो चुका हूँ और ये सब शुक्रियादा है इस मैसेज का। वो अपना स्टेटस चेक कर ही रहा होता है कि वहाँ पर हेलेन आ जाती है और उससे बोलती है कि यंग मास्टर आप तो आज बहुत जल्दी उठ गए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपके कपड़े धोने के लिए ले जाऊं। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ ले जाओ। वह कपड़ा लेने लगते हैं। रावण सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि यह इस मैसेज विंडो को नहीं देख सकती है। जिसके बाद वो मैसेज विंडो के बारे में यानी कि स्टेटस के बारे में बताता है कि इसने जब अपना फर्स्ट रिंग ऑफ फायर को पूरा किया था तब इसके सामने ये स्टेटस अचानक से आ गया था। पहले तो इसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन सा चीज है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको पता चल गया कि यह स्टेटस इसको बताता है इसके बॉडी के बारे में, अभी इसका बॉडी का क्या हाल है और इसका क्या कंडीशन है, ये सारी बातें इसको इससे पता चल जाता है। लेकिन वह स्टेटस में देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि सेकंड स्टार पर भी पहुंचने के बाद भी उसका जो मतलब खराब स्टेमिना और कोर्स ऑफ फ्रॉस्ट है वो अभी तक नहीं गया, ना ही उसमें कुछ भी बदलाव आया, बस थोड़ा बहुत सही हुआ जो कि काफी नहीं है। लेकिन वह सोचता है कि अगर ये अभी फायर एट्रीब्यूट एलेक्सर को नहीं खा रहा होता तो सेकंड स्टार इसको पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता और भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। और सिर्फ एलेक्सर ही नहीं बल्कि हेलेन, सिल्विया और जितने भी लोग हैं उन्होंने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। मेरा 5 साल तक इतना अच्छा से ध्यान रखकर उसने भी मेरा बहुत ज्यादा हेल्प की है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच पाया हूँ। और वैसे भी अभी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो इतनी जल्दी करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। यह कर्स ऑफ फ्रॉस्ट तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो खराब स्टेमिना है ये भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। मैं पिछली जन्म के अंदर सबसे बेस्ट असासिन था और अब तो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक भी पता है जो कि है रिंग ऑफ फायर। और जब तक मैं अपने रिंग ऑफ फायर को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा तब तक ये सारे नेगेटिव स्टार्टर्स जैसे कि खराब स्टेमिना या फिर क्रॉस ऑफ फ्रॉस्ट ये सारे के सारे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और साथ में जब तक मैं जिगार्ड फैमिली के स्वॉर्डमैनशिप को सीख लूंगा उसके बाद मैं पक्का उस डेरियस को मार सकता हूँ। तो कैसे आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर पार्ट 2 कमेंट कर दो। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी नेक्स्ट वाला पार्ट अपलोड कर दूंगा। चलो मिलता फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को बाय।